हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम करेंगे साइंस का पार्ट 24 का टॉप 25 क्वेश्चन। 25 नंबर सेट है, सॉरी 25 नंबर सेट। और इसके बाद जो सेट आएगा वो अब मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस क्योंकि ये साइंस का रहता था, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यही तीन सब्जेक्ट रहते थे। तो अब जो नया सेट आएगा उसमें स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि रेलवे वाले में 40 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 करेंट रहता है, लेकिन 10 स्टैटिक की भी रहते हैं। तो अब उसमें स्टैटिक भी करेंट जीके जो होता है उससे भी कुछ क्वेश्चन 5 या 6 हर सेट में रहेंगे, ठीक है। और अब हमें पढ़ाई और लड़ाई दोनों करना होगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना होगा, उसकी वजह है रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट। जिस तरीके से रिजल्ट आया है आप सबको पता है, और उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, डिजिटल प्रोटेस्ट, और उसमें ट्रेंडिंग पे भी है। तो आप लोग भी प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोग भी एक एक ट्वीट, एक एक जब हर आधे घंटे पे एक ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए। और ट्वीट क्या करना है, आरआरबी एनटीपीसी 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट। क्योंकि क्या किया आरआरबी ने, एक ही स्टूडेंट को 4-5 बार रिजल्ट देके और सारे बच्चों को बाहर कर दिया है। तो इसके अगेंस्ट भी हमको लड़ना होगा। और कटअप तो आप लोग जान ही रहे हैं, 92 93 गया है। तो इसके लिए इसके अगेंस्ट हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, नहीं तो ये सरकार हमें आने वाले समय में भी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाएगी। 2019 का पीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 2022 तक नहीं कराया है, 2024 तक ये जाएगा। तो इसके अगेंस्ट हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई भी और लड़ाई दोनों साथ साथ, और पढ़ाई भी नहीं छोड़ना है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो पढ़ाई भी करना है और लड़ाई भी, लड़ाई अपने हक के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेसन, ठीक है। तो आज के सेट का क्वेश्चन नंबर 26, यानी आज का सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस सेट का 26 नंबर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे मुंह में जो लार बनता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हमारे पेट में जो भोजन पचता है वो कौन से अम्ल या एंजाइम की वजह से पचता है? तो उसको क्या बोलते हैं? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज? तो उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। हवा पानी सब तो ज़रूरत तो सबकी है, लेकिन खास आवश्यकता किसकी होती है? एंजाइम की। अगर एंजाइम नहीं होगा तो खाना जो हम खाते हैं वो गलेगा ही नहीं, पचेगा ही नहीं। भाई छोटा हो जा रहा है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? मुंह में जो लार बनता है वो किसको पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को, स्टार्च को, फाइबर को, या वसा को? तो किस चीज़ को वो आसानी से पचा जाता है मुंह में ही? तो स्टार्च को। वो लार की वजह से क्या पचता है? स्टार्च पचता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है। एक्स ऐसे ही मान लिया गया है कि कौन सा अम्ल पूछ रहा है ये, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो अमाशय में भोजन पचाने में जो सहायक अम्ल हो उसका नाम क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये इतना घातक होता है कि ये आपकी स्किन पे पड़ेगा तो स्किन गला देगा। लेकिन हमारा जो पेट है वो बचा हुआ रहता है, क्योंकि उस पे एक परत चढ़ी होती है, इसीलिए। और इसी की वजह से हमारा खाना भी पचता है। तो उसको क्या बोलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल यानी एसिड। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? कहाँ अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या उदर? तो प्रोटीन का पाचन क्या होता है? उदर में। छोटी आंत में नहीं होता है। मुख गुहा, मुंह का खाली जगह। गुहा जो होता है ना, बायोलॉजी में गुहा खाली जगह को बोलते हैं। तो मुख का खाली जगह, मुंह में खाली जगह रहता है ना, वहाँ नहीं होता है ग्रास नली यानी गर्दन की नली। तो कहाँ पे होता है? उदर में। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों को अप्रभावित रहता है। क्यों? अभी जो मैंने बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हार्ड होता है, अगर स्किन पे पड़ जाए तो आपका स्किन जला दे। वो हमारे पेट को क्यों नहीं जला पाता है? तो हमारे अमाशय की दीवार पे, पेट की जो अंदर वाली दीवार होती है उसमें क्या होता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होता है, उसमें श्लेष्मा की परत रहती है। इसी वजह से उसको क्या करता है? वो जला नहीं पाता। अगर वो परत खत्म हो जाए या हट जाए या जल जाए तो क्या होगा? पेट को हमारे जला के
बाहर निकल जाएगा, पेटवे में छेद हो जाएगा। तो वो किस वजह से बचता है? श्लेष्मा की परत चढ़ी होती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? मतलब विषैले पदार्थ को कौन अवशोषित करता है? अमाशय, अग्नाशय, विक या यकृत? तो इसको कौन करता है? यकृत। पचे हुए भोजन को कौन, उसके विषैले पदार्थ को कौन अवशोषित करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी। पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या खनिज है? तो पेप्सिन क्या आता है? पेप्सिन किस चीज में आता है? एक एंजाइम में आता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। ऑप्शन नंबर एक। पेप्सिन बदल देता है स्टार्च को शर्करा में या प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में। पेप्सिन किस चीज को किस में बदलता है? तो यह हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। क्या प्रोटीन को, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन टूट के किस चीज में बदलता है? तो एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किस चीज में बदलता है? एमिनो अम्ल में। 36 37 निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला कौन सा अंग है? आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत? इन सब में से कौन सा अंग होता है? तो यकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, यकृत। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा? आप पित्त तो आप लोग जानते ही होंगे, मानव का नहीं देखे होगे तो चिकन उकन का तो, मुर्गा उर्गा को देखबे कि वो खस्सी का जो काटते हैं तो कहते हैं कि अगर वो कट गया तो मीट खराब हो जाएगा, तो उसी को पित्त बोलते हैं ना, जो तीखा कर खराब कर देता है, विषैला कर देता है। तो वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। कहाँ होता है वो? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। ये तो इजी है, पित्त जमा होगा पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होगा जमा? पित्त। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? अच्छा, पित्त होता है तो इसका काम क्या होता है? तो इसे वसा का पायसीकरण करना, वसा को अवशोषित करना, पायसीकरण करना, ये पित्त का काम होता है, प्रमुख कार्य होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे तो वो लोहा का बना हुआ क्रोड होता है, इस तरीके से, ऐसा 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 करके कैसे बनाए, ऐसे 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 करके बहुत सारे कोड आपस में जुड़े होते हैं, उसको तार से बांधा होता है। तो ये जो कोड होता है ये किस चीज़ का होता है? ये होता है नर्म लोहे का, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन एक हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, सप्रेरण के सिद्धांत पे या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे? तो ये होता है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ट्रांसफार्मर क्या है? अच्छा, ट्रांसफार्मर काम क्या करता है ये पूछ रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में का काम करता है। एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एसी वोल्टेज कैसे चलता है? इस तरीके से, और डीसी डायरेक्ट एकदम खट से जाता है। तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम क्या करता है? ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। लेंज का नियम कौन दिया था? लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। लेंज का नियम यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वो ध्रुव क्या कहलाएगा? चुंबक का तो दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर तीसरा कोई ध्रुव है तो उसको क्या बोलते हैं? तो परिणामी ध्रुव। क्या बोलते हैं उसको? परिणामी ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी, चुंबक के तीसरे ध्रुव को परिणामी ध्रुव कहेंगे। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है।
जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। अनिवार्य मूल तत्व कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। 47 कार्बन परमाणु में होते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6E, 6P और 6N। 48 हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किसके तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कौन से तत्व के साथ बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा सी, कार्बन के साथ। 49 एक ही तत्व में विभिन्न रूप के प्रारूप को कहते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को हम क्या कहेंगे? तो अपरूप। विभिन्न प्रारूप को क्या कहेंगे? अपरूप। अपरूप यानी विभिन्न प्रारूप, एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को हम अपरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? तत्व कई रूप में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपरूपता कहते हैं। एक ही तत्व, क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस इसको देखिए क्या किया है, घुमा दिया है। यहाँ से अगर देखिएगा तो एक ही दिखेगा, एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अपरूप। और ये रहा आपका आंसर। तो दोस्तों अब हमें पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ में करना है। लड़ाई अपने हक के लिए, नहीं मिलेगा तो छीनना है। अगर और इसमें हम लोग के साथ सारे टीचर लोग भी हैं, सारे कोचिंग संस्थान भी है, और जैसे खान सर हो गए और भी सारे सर हैं, दिलीप सर हो गए, मैथ मस्ती वाले सर हो गए, विपिन सर हो गए। तो और आप लोग भी कीजिए ट्वीट, तो कम से कम अभी तो डिजिटल प्रोटेस्ट कीजिए, देखते हैं सरकार कब तक बच्चों को इग्नोर करती है और कब तक ये धांधली चलते रहता है। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि पढ़ाई भी इसी चैनल पे होगा। तो जॉब लेना है तो अपने हक के लिए लड़ना भी होगा, और अपने गार्जियन मम्मी पापा को भी समझाइए कि क्या करना है। नहीं होगा तो उनके मोबाइल लेके एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं। देख रहे हैं कि ट्वीट भी डिलीट किया जा रहा है, तो सरकार तानाशाही हो गई है और बच्चों तक बच्चों का आवाज़ शायद उन तक पहुंच नहीं रहा है, तो उसको अच्छे से पहुंचाना भी है और अपने हक के लिए लड़ना भी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।